हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर सेट 5 को सॉल्व करेंगे बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर सेट 1 से लेकर के सेट 4 तक के सॉल्यूशन को देख लिया था। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो हिस्ट्री के पूरे 5 सेट और जियोग्राफी का भी पूरे 5 सेट का सोल्यूशन इस चैनल में अपलोड कर दिया गया है। आर्ट्स का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बच्चों, आप लोग वहां से जाकर के उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप साइंस के छात्र हैं बच्चों, तो मैं बता देना चाहूंगा फिजिक्स का पूरे 5 सेट, और केमिस्ट्री का 4 सेटों का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया गया है। आप लोग उसे भी जाकर के देख लेंगे बच्चों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम कोशिश करेंगे आपको इसके बाद चैप्टर बेस्ड एमसीक्यू प्रश्नों को प्रैक्टिस करवाया जाए, ताकि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। आपका पहला प्रश्न है बच्चों, समष्टि शब्द के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी का शब्द मैक्रो किस भाषा के शब्द से लिया गया है? इससे पहले था इकोनॉमिक्स किस भाषा से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा से। माइक्रोस और इकोनॉमिक्स तीनों एक ग्रीक भाषा से लिया गया है बच्चों। क्लियर है यहां तक आप लोग? उसके बाद देखिएगा, चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे साधन दुर्लभ है बच्चों। क्योंकि हमारे साधन दुर्लभ है, बहुत ही कम मात्रा में हमारे साधन है, इसकी वजह से चयन की समस्या उत्पन्न होती है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद है, उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होते हैं का कारण क्या है? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती सीमांत अवसर लागत। अवसर लागत किसे कहते हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूं बच्चों। मान के चलिए बच्चों, आप एक जगह पर ट्यूशन पढ़ा रहे थे। आप क्या कर रहे थे? ट्यूशन पढ़ा रहे थे सेल्फ के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ट्यूशन पढ़ा रहे थे। वहां पे आपको 500 रुपया का आपको मंथली फी दिया जा रहा था। और आपके बाद क्या हुआ, आप अच्छे से पढ़ाई किए, उसके बाद आपका बैंक में नौकरी लग गया। बैंक में आपका नौकरी लग गया, वहां पे 10,000 रुपया आपको वहां पे दिया जाने लगा बच्चों। 10,000 रुपया आपको दिया जाने लगा सैलरी। तो आपकी ये जो 500 रुपया थी बच्चों, वही अवसर लागत कहलाएगी। क्या कहलाएगी? यही 500 रुपया आपकी अवसर लागत कहलाएगी। क्लियर है आप लोग? तो क्या होती है? बढ़ती सीमांत अवसर लागत के कारण, ठीक ना। उसके बाद है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र व्यापक है। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र व्यापक नहीं है, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र व्यापक है। क्लियर? यहाँ पे क्या हो जाएगा? समष्टि। तो ये कथन गलत है बच्चों। तो और उसके बाद दूसरा कथन क्या है बच्चों? व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध राष्ट्रीय आय से निर्धारण से होता है। नहीं, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध राष्ट्रीय आय के निर्धारण से है। समष्टि मतलब बहुत बड़े क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, और व्यष्टि मतलब क्या हुआ? छोटे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। किसी फर्म का अध्ययन किया जाता है, कंपनी का, तो किसी परिवार का, किसी एक व्यक्ति की आय का अध्ययन किया जाता है बच्चों। साथ ही साथ देखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामूहिक आर्थिक विचारों का अध्ययन किया जाता है। ये भी नहीं, सामूहिक का अध्ययन नहीं किया जाता है, एक का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद डी है आपका, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है। तो व्यक्तिगत, देखिए, एक का अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है आप लोग बच्चों? उसके बाद है, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ इसके लेखक है। देखिए, धन संबंधित, वेल्थ मतलब क्या होता है? धन संबंधित अर्थशास्त्र में धन संबंधित परिभाषा किसने दी थी? एडम स्मिथ ने दी थी। और एक प्रश्न आपका जरूर आएगा एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में आता है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है बच्चों। देखिए, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों का मॉडल पेपर सेम है बच्चों, क्योंकि आप सभी को एनसीईआरटी पढ़ना है। सिर्फ आप लोगों का एग्जाम होता है वो अलग दिन में होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीकी के चयन से है। तो किस केंद्रीय से है? तो इसका राइट आंसर है, किससे कितनी, क्या हो जाएगा? कैसे उत्पादन करें। ऑप्शन नंबर सी, कैसे उत्पादन करें, मतलब कौन सा, बैल से उत्पादन करें कि ट्रैक्टर से उत्पादन करें, कि बड़ा ट्रैक्टर कि छोटा सा ट्रैक्टर, कैसे उत्पादन करें। ये आप लोग चारों देख रहे हैं ना, ये अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है बच्चों। ये अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है, आपको इसको याद कर लेना है। उसके बाद है आपका 7 नंबर का प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित तालिका एक उपभोक्ता के लिए कुल उपयोगिता तालिका है, ठीक ना। यदि वस्तु की प्रति इकाई कीमत 5 रुपये हो, तो संतुलन की अवस्था में उपभोक्ता वस्तु की कितनी इकाई प्राप्त करना चाहेगा? तो देखिएगा बच्चों, आपको मैं बता देना चाहूंगा, यहाँ पे कोई भी उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में कितनी प्राप्त करनी चाहती है? जब उसका मूल्य बच्चों और उसकी सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए, तब वो संतुलन की अवस्था में कर सकते हैं।
तो कब बराबर हो जाती है? जब मूल्य और सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाती है। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है? 5 रुपये प्रति इकाई, 5 रुपये इकाई दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे 5 है, ठीक ना। तो आपको पूछ रहा है कि उपभोक्ता वस्तु की कितनी इकाई प्राप्त करना चाहेगा, कितनी इकाई प्राप्त करना चाहेगा, और 100 पूछ रहा है आपसे। तो मैं बता देना चाहूंगा बच्चों, मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता इक्वल टू क्या हो जाता है? टी यू एन माइनस टी, यहाँ पे टी हो जाएगा यू एन माइनस वन। यहाँ पे अच्छा से लिख नहीं पाए तो आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा ठीक है, एक बार अच्छा से हम यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, समझे ना। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी आपको निकालना है बच्चों। तो देखिए आपका टी यू एन क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, एन की जगह पे 5, तो यहाँ पे आपका 5वां इकाई का ले लेना है, 5वां इकाई का ले लेना है बच्चों। तो कितना दिया पे? यहाँ पे 36 दिया हुआ है बच्चों। और उसको आपको एक कम कर देना, एन माइनस वन, यानी एन का मान यहाँ पे 5 था, तो यहाँ पे एन का मान 4 इकाई पे क्या होगा, यानी कि यहाँ पे 5 माइनस 1, तो 4 इकाई पे क्या होगा? तो 4 इकाई पे आप देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ पे कितना है? 31 है बच्चों। तो इसका यहाँ पे हम क्या बैठा देंगे? 31 बैठा देंगे, माइनस 31 कर देंगे, तो क्या राइट आंसर आ जाएगा बच्चों? एक 36 माइनस 5, एक 36 माइनस 31 इक्वल टू 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। उसके बाद है किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की उपभोग से प्राप्त उपयोगिता क्या कहलाती है? अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा बच्चों, तो हमने हर वीडियो में बताया होगा कि सीमांत, एक अतिरिक्त आ गया तो वहां पे क्या लग जाएगा? सीमांत लग जाएगा। और यहाँ पे उपयोगिता है तो उपयोगिता सीमांत क्या हो जाएगी? सीमांत उपयोगिता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उसके बाद है बच्चों, एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के दो बंडलों, समोसा 5 समोसा, दो बंडल क्या दिया हुआ है? बंडल ये दिया हुआ है जिसमें 5 समोसा और 4 कचौड़ी है, ठीक ना। और तथा बी में, बी बंडल दिया में समोसा 5 से कचौड़ी 6 है, के बीच तटस्थ है, तटस्थ है। तो यह कथन क्या होगी? सत्य है। क्या सत्य है? देखिए एक कथन सत्य है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे दो वस्तुओं की संभावना को दर्शाया जा रहा है। एक वस्तु को कम कर रहे हैं तो एक वस्तु को अधिक कर रहे हैं। क्लियर है आप लोग यहाँ पे? देखिए उसके बाद है अधिक किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण, समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, Q इक्वल टू 15 माइनस 2P दिया हुआ है। तो वस्तु की प्रति इकाई कीमत 1 रुपया है, यानी कि प्राइस कितना दिया हुआ है? P इक्वल टू 1 दिया है। तो पूछ रहा है कि होने पर वस्तु की मांग की क्या होगी? तो क्वांटिटी, क्वांटिटी इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों? देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपका पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? प्राइस कितनी दी हुई? 1 रुपये दी हुई। कितनी दी हुई? 1 रुपये। तो आपको पी की जगह पर यहाँ पे 1 पुट कर देना है, 15 माइनस 2 इंटू पी की जगह पर 1 इक्वल टू क्या जाएगा? 13। 15 माइनस 13 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? आप बता दीजिएगा क्या आ जाएगा? 15 माइनस, सॉरी 15 माइनस 2, 15 माइनस 2, 15 माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। ऑप्शन 13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको पुट कर देना है, 15 यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों। अब दो के जगह एक, पी के जगह 1 पुट करेंगे तो 15 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो 15 में 2 घटाएंगे क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। उसके बाद है यदि किसी वस्तु का मांग फलन Q इक्वल टू 1/P है तो मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच का मान क्या होगा? तो 11 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक होगा। क्या होगा? 1 से अधिक हो जाएगा। क्लियर है आप लोग यहाँ पे? उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, रुकिए 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 रुकिए, सॉरी बच्चों, ये आपका आंसर नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक राइट आंसर होगा 11 का, ठीक ना। उसके बाद आपका दिया हुआ है बच्चों, उसके बाद क्या दिया हुआ है? उसके बाद आपका है, हाँ, माना कि एक बाजार में केवल दो उपभोक्ता है। कितने उपभोक्ता हैं? दो उपभोग करने वाला है, ठीक ना। एक वस्तु की के लिए जिनकी मांग को निम्न तालिका में दिखाया गया है, मांग को निम्न तालिका में दिखाया गया। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? प्राइस दिया हुआ है, और यहाँ पे दो वस्तुओं की मतलब उपभोक्ता 1 की डिमांड दी गई है और उपभोक्ता 2 की डिमांड दी गई है। तो आपको पूछ रहा है वस्तु की कीमत 3 पर वस्तु की बाजार मांग की मात्रा क्या होगी? मतलब वस्तु की कीमत यहाँ पे पूछ रहा है, वस्तु की कीमत क्या, यहाँ प्राइस पे पूछ रहा है 3 रुपये होने पर, 3 होने पर वस्तु की बाजार मांग क्या होगी? तो आपको पहले पिछला वीडियो में बताया हुआ था बाजार मांग क्या होती? कुल उपभोक्ताओं के उपभोग को, मतलब सभी उपभोक्ताओं के मांग को, सभी उपभोक्ताओं के मांग को क्या कहते हैं? बाजार मांग कहते हैं। तो यहाँ पे कितने उपभोक्ता हैं? सभी मतलब दो उपभोक्ता हैं। मात्र कितने हैं? दो हैं। तो इन दोनों की मांग को क्या कहेंगे? योग को बाजार मांग कहेंगे। तो दोनों का योग क्या हो जाएगा? देखिए फर्स्ट वाला क्या मांग कर रहा है? 7 मांग कर रहा है, और दूसरा वाला 18 मांग कर रहा है। 7 और 18 कितना हो गया? 25। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। क्लियर है बच्चों? बजट रेखा, देखिए समीकरण आपका दिया हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 की ढाल क्या होगी? तो अब बता देना चाहूंगा बच्चों, बजट रेखा की ढाल इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों? माइनस माइनस पी एक्स बटा पी वाई हो जाती है, पी वाई
हो जाती है। तो पी एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है बच्चों, 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और यहाँ पे पहले -1 लगा हुआ था तो यहाँ पे -3 बटा और y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3/4। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर बच्चों। क्लियर है यहाँ तक। सारे फार्मूला को आपको याद कर लेना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पुराने वीडियो जो है आपके 1 से लेकर के 4 तक का सॉल्यूशन भी देख लेना है बच्चों। क्लियर है। उसके बाद दिया हुआ है चाय की कीमत कम होने से चीनी की मांग क्या हो जाएगी, चीनी की मांग बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चाय की कीमत कम होने से चीनी की मांग बढ़ जाएगी बच्चों। क्यों बढ़ेगी, ये दोनों एक पूरक वस्तुएं हैं बच्चों। क्यों बढ़ेगी, दोनों एक पूरक वस्तुएं हैं। तो चाय की कीमत होगी तो क्या होगी, चाय की मांग ज्यादा होगी। चाय की मांग ज्यादा होगी तो क्या होगी, दोनों पूरक वस्तुएं हैं। क्या चीनी के बिना चाय बनाया जा सकता है क्या, ये चाय चपत्ती है, वो चाय पूरा मटेरियल नहीं है आपका। चाय क्या है, चपत्ती। चपत्ती की मांग अगर कीमत कम होने से क्या होगी, चपत्ती की मांग बढ़ेगी। तो चपत्ती की मांग बढ़ेगी तो चीनी की ऑटोमेटिक बनेगी, क्योंकि चीनी के बिना वो चाय तो बन नहीं सकता है ना। तो क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। समझते जाना है आपको अपने आप। इसी तरह का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, सारा आपको क्लियर करके जाना है। ग्रिफिन वस्तु की मांग की वक्र ढाल होगी, धनात्मक होगी, शून्य होगी, ऋणात्मक होगी और इन्फिनाइट होगी। तो 15 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक होगी बच्चों। देखिए ग्रिफिन वस्तुओं किसे कहते हैं, समझिए। ग्रिफिन वस्तुएं उस वस्तुओं को कहते हैं जिसकी मांग बढ़ने के साथ साथ दाम बढ़ने के साथ साथ मांग भी बढ़े। दाम बढ़ने के साथ साथ मांग भी बढ़े। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एग्जांपल होगा मास्क। अभी हम लोग कोरोना में क्या देखे, मास्क का हम लोग क्या कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा मांग कर रहे थे बच्चों, क्योंकि उसका दाम भी बढ़ा था फिर भी उसका मांग कर रहे थे। तो इसी वस्तु को क्या कहा जाता है, ग्रिफिन वस्तु में कहा जाता है। कोई भी वस्तु ग्रिफिन वस्तु पहले से नहीं होता है बच्चों। ग्रिफिन वस्तु उसे समय बना देता है। जैसे मास्क को समय, मास्क को पहले हम लोग पूछते थे क्या, अरे भाई मास्क कौन था, चलो हटान, कौन लगाता है मास्क, पोल्यूशन के लिए भी नहीं लगाते थे। लेकिन ऐसा समय आ गया कि उसका दाम भी बढ़ने लगा और उसका मांग भी बढ़ने लगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। इसी को कहते हैं ग्रिफिन वस्तुएं। क्लियर है बच्चों। यहां तक आप लोग चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करिएगा यार। देखिएगा, यदि किसी वस्तु की मांग रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो मांग की लोच का मान क्या होगा। अगर एक्स अक्ष के समांतर है, देखिए ये हो गया आपका एक्स अक्ष और ये हो गया क्या, वाई अक्ष। तो ये देखिए क्या दी हुई है, मांग की रेखा। मांग रेखा किसके समांतर है, तो ये समांतर मतलब इसके समांतर है। देख सकते हैं किसके समांतर, एक्स अक्ष के समांतर। तो यहाँ पे हम क्या बताए थे, ये इक्वल टू क्या बताए थे, इसमें ये इक्वल टू मांग की लोच इक्वल टू क्या, इनफिनाइट। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अरे अगर आपसे पूछा जाता बच्चों कि वाई एच के समांतर है, अगर वाई एच के समांतर है, वाई एच के समांतर है बच्चों, तो क्या हो जाता, ये इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता। क्या हो जाता, जीरो हो जाता। और मूल बिंदु से, अगर मूल बिंदु के से गुजरा हुआ रहता, अगर मूल बिंदु से गुजरा हुआ रहता है तो क्या हो जाता, ये इक्वल टू क्या होता है, मांग की लोच इक्वल टू 1 हो जाता। क्या हो जाता, 1 हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं, 1 हो जाता। क्लियर है, आपको यह सभी याद रख लेना है। किसी साधन की कीमत की मजदूरी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, किसी साधन की कीमत की मजदूरी को क्या कहा जाता है, श्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्रम कहा जाता है। और पूंजी की मजदूरी, पूंजी की कीमत को क्या कहा जाता है, पूंजी की कीमत को क्या कहा जाता है, ब्याज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्याज। और भूमि की कीमत को, भूमि साधन की कीमत को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लगान कहा जाता है। और साहस की लाभ कहा जाता है। क्लियर है आप लोग। उसके बाद आपका प्रश्न बच्चों 18 नंबर का, थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि आपको समझते हुए चलना है बच्चों। आंसर बताना मेरा लक्ष्य नहीं है, आपको समझाना लक्ष्य है। यही प्रश्न जरूरी नहीं आएगा, 30 से 40% तो आएगा, लेकिन यही प्रश्न जरूरी आपका सभी आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आपका प्रश्न बच्चों 18 नंबर का, दो साधन, श्रम दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, लेबर, और पूंजी कैपिटल के दिया हुआ है। के दिए उत्पादन फलन क्यू इक्वल टू आपका दिया हुआ है 5L + 3K। तो श्रम की पूंजी का 100 इकाई, दोनों को 100 इकाई लेना है। क्या लेना है, दोनों को 100 इकाई लेना है बच्चों। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं करना है। तो रोजगार से वस्तु की डैश अधिकतम मात्रा, कितनी अधिकतम मात्रा उत्पादन की जा सकती है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, एल की जगह 100 पुट कर देना है। क्यू इक्वल टू एल की जगह 100 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 100 यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 × 100। अगर आप जोड़िएगा तो 500 क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं Q इक्वल टू 500 + 300, 500 + 300, ठीक ना। यहाँ 300 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 800 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में देखे जा रहे हैं। एग्जाम के आपको मॉडल पेपर सेट में भी देखे जा रहे हैं। साधनों के बेसिक संयोग को तकनीकी रूप से दक्ष कहा जाता है, जिसमें कम से कम एक साधन की मात्रा क्या हो, एक साधन की मात्रा स्थिर हो। क्या हो, स्थिर हो। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद है
समुत्पाद वक्र का समुत्पाद वक्र का बिंदु दो साधनों के विशेष संयोग को दर्शाता है जो वस्तु की क्या वस्तु की 20 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 समान उत्पादन करते हैं। क्लियर है यहां तक। उसके बाद दिया हुआ है दो साधन एल तथा के दिया हुआ है, लेबर और पूंजी दिया हुआ है, उत्पादन फलन दिया हुआ है Q इक्वल टू ए के पावर Q इक्वल टू ए के पावर अल्फा और बी के पावर बीटा दिया हुआ है। के का पावर क्या दिया हुआ है बीटा। तो पूंजी की जीरो इकाई यानी कि के की जीरो इकाई पर रोजगार का उत्पादन कितना होगा। रोजगार का उत्पादन कितना होगा कुछ नहीं है आपको जीरो यार बी किसी भी को जीरो से जुड़ा ए एल अल्फा और के का वैल्यू यहाँ पे क्या दे दिया है जीरो दे दिया है। क्या दे दिया है जीरो। पूंजी का वैल्यू कितना दे दिया है जीरो दे दिया और बीटा तो किसी को भी हम जीरो से गुना करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा जीरो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर। क्लियर है यहां तक। 22 नंबर का प्रश्न है बच्चों निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार यू के आकार का होता है। तो 22 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार बताए हुए हैं किसका औसत परिवर्तनशील लागत कैसे होता है इस तरह से ठीक ना औसत परिवर्तनशील लागत। उसके बाद है कॉप डगलस उत्पादन फलन Q इक्वल टू ए एल के पावर अल्फा के पावर बी में पैमाने का ह्रास मान प्रतिफल क्या होगा जब जब क्या हो जाएगा ह्रास मान पूछा बच्चों जब लेस देन क्या हो जाएगा लेस देन 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा लेस देन 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जब आपका क्या पूछे जब आपका एक से ज्यादा हो जाए जब एक से वो ग्रेटर देन एक हो जाए तो क्या हो जाएगा ह्रासमान नहीं वहां पे विद्यमान हो जाएगा वृद्धिमान हो जाएगा ठीक ना वृद्धिमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उस समय होगा। और जब आपका पूछा जाए बराबर जब स्थिर हो बराबर हो ए प्लस बी इक्वल टू जब 1 दे दिया जाए बच्चों तब क्या हो जाएगा पैमाने का बराबर प्रतिफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा पैमाने का बराबर प्रतिफल हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से परिवर्तनशील लागत का उदाहरण है। परिवर्तनशील मतलब जिस तरह से हम लोग उत्पादन बढ़ाएंगे उस तरह से हमारा परिवर्तन लागत में भी परिवर्तन होगा। तो क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कच्चे माल। मशीन का तो एक बार लगा देते हैं बच्चे तो वो क्या होगा फिक्स हो गया। अस्थाई बोल रहा है फिक्स कर्मचारी इसको इतना देना पड़ेगा आपको उत्पादन करे या ना करे तो ये भी आपका नहीं हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा स्थिर लागत हो जाएगा। और मकान की मासिक किराया आप दुकान खोल के बैठे हैं बिक्री हो चाहे ना हो आपका ज्यादा प्रोडक्शन करे चाहे नहीं करे आपका क्या हो जाएगा मकान का मासिक किराया लगेगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी इज आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक ना। औसत लागत में वृद्धि होगी जब सीमांत लागत क्या हो जाएगा जब औसत लागत में वृद्धि हो जाएगी जब सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होगी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद उत्पादन फलन देखिएगा 5 एल के पावर में दिया हुआ है 0.5 और के पावर है 0.5 पैमाने का डैश प्रतिफल प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा स्थिर प्रतिफल प्रदर्शित करता है। क्लियर है। उसके बाद आपका फिगर वाला आ गया है। देखिए एक वस्तु की पूर्ति वक्र को निम्न रेखा चित्र में दर्शाया गया है। इस पूर्ति वक्र में पूर्ति की कीमत का लोच का मांग मतलब यहाँ पे पूछ रहा है जो आपको दिखाया गया है ये उसमें पूछ रहा है आपका यहाँ पे पूर्ति की लोच का मान क्या होगा बच्चों। ये बार बार मैंने बताया यहाँ पे क्या हो जाता है पूर्ति की लोच की मांग यहाँ पे पूर्ति की लोच की मांग इसको अच्छा से हम बता देते हैं। पूर्ति की लोच की मांग यहाँ पे क्या हो जाता है इज ई इक्वल टू क्या हो जाता है ई इक्वल टू आपका हो जाता है एक से अधिक हो जाता है एक से अधिक। और यहाँ पे आपका पूछा जाए यहाँ पे क्या हो जाता है इज लेस देन 1 हो जाए। अगर मूल बिंदु से पूछा जाए तो ई इक्वल टू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। और यहाँ पे पूछाया जाए वाई एच पे क्या हो जाता है ई इक्वल टू इन्फिनाइट हो जाता है बच्चों। ई इक्वल टू क्या हो जाता है इन्फिनाइट। और एक्स एच पे पूछा जाए आपको यहाँ पूछा जाए तो ई इक्वल टू क्या हो जाता है 0 ई इक्वल टू इन्फिनाइट और ई इक्वल टू 1 और ई इक्वल टू यहाँ पे क्या ग्रेटर देन 1 और ई इक्वल टू यहाँ पे लेस देन 1। ये सारा प्रत्येक वीडियो में बताया गया और प्रत्येक वीडियो में इससे प्रश्न आ रहा है तो आपका एग्जाम में भी इससे प्रश्न आने वाला है। उसके बाद है मांग की अधिकाई की स्थिति होती है जब 28 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो जाती है। अधिकाई मतलब क्या हो गया जब मांग अधिक हो जाए यार बाजार में माल ही ना रहे तो उसी समय मांग अधिकाई की स्थिति होती है। और पूर्ति अधिकाई की मतलब जब पूर्ति बहुत ज्यादा हो जाए और बाजार में मांग ही ना करे तो पूर्ति अधिकाई की स्थिति उस समय होती है। बाजार संतुलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। बाजार संतुलन की स्थिति में जब होती मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो। ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए आपको सॉरी सॉरी आपको सारा ऑप्शन पढ़ना है बच्चों। मैंने क्या क्या ऑप्शन नंबर ये ही देखा और राइट आंसर बता दिया, नहीं, आपको सारा ऑप्शन पढ़ना है। मांग अधिकाय शून्य हो, ये भी सही है। पूर्ति अधिकाय भी शून्य हो, पूर्ति भी ज्यादा नहीं होना चाहिए और मांग भी ज्यादा नहीं हो, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए आपको इस तरह से मिस्टेक नहीं करना है एग्जाम में, सारा ऑप्शन को पढ़ना है, नहीं कि एक ऑप्शन देखें और ऑप्शन नंबर ये में ही आपका आंसर मिल गया तो मार दिया, नहीं, इनमें से सभी भी हो सकता है, ठीक ना। देखिए जो गलती मैं यहाँ पे कर रहा था वो आपको गलती एग्जाम में नहीं करना है। उसके बाद है किसी वस्तु की कीमत में 4% की कमी की जाती है और करने पर उसकी पूर्ति में की मात्रा में 3% की वृद्धि हो जाती है बच्चों। तो क्या होगी, वस्तु की पूर्ति का लोच क्या हो जाएगी, पूर्णता सापेक्षिक बेलोचदार हो जाएगी। इसका 30 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है आप लोग यहां तक। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, यदि अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए वस्तु की कीमत औसत परिवर्तनशील लागत है से कम है तो फर्म वस्तु की कितनी इकाइयों का उत्पादन करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 इकाई का उत्पादन करेगा। क्लियर है यहां तक। एक बाजार में फर्मों की संख्या में कमी होने से वस्तु की पूर्ति क्या हो जाएगी, फर्मों की संख्या में कमी होने से वस्तु की पूर्ति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी यार। 32 का ऑप्शन नंबर यही राइट आंसर। मतलब वहां पे दुकान ज्यादा रहेगा नहीं तो हम लोग पूर्ति क्या करेंगे, वहां पे माल क्या बेचेंगे, बेचेंगे क्या, नहीं ना बेचेंगे, दुकान को देंगे माल क्या देंगे, नहीं देंगे, कम हो जाएगी तो कम हो जाएगी। 33 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा प्रश्न क्या है, बाजार में पूर्ति अधिकाय की स्थिति उत्पन्न होती है। पूर्ति अधिकाय मतलब कब पूर्ति, अभी मांग अधिकाय की पूछा पूछा था, तो पूर्ति अधिकाय की क्या हो जाएगी, जब मांग कम हो जाएगी, पूर्ति की तुलना में मांग कम हो जाएगी, तो मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो जाएगी। दोनों एक ही है यार, उल्टा थोड़ा बोल रहे हैं। वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो जाएगी कि तो पूर्ति की तुलना में मांग कम हो जाएगी। इसी को ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यहाँ पे पूर्ति और मांग अधिकाय को आपको याद कर लेना है। 34 नंबर का आपका प्रश्न है बच्चों, दीर्घ काल में वस्तु की मांग घटने से सामयिक कीमत में क्या होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कोई कमी में कमी होगी, क्या होगी, कमी होगी, ठीक ना। उसके बाद है बाजार संरचना में प्रतियोगिता घटने से फार्मों के बीच प्रतियोगिता के व्यवहार में कमी होगी, वृद्धि होगी, तीव्र गति से कमी होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि होगी। उसके बाद अगला अगला प्रश्न है आपका बच्चों, एक एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच एक के बराबर होगी जब जब क्या, सीमांत आय शून्य होगी, सीमांत आय धनात्मक होगी, सीमांत आय और औसत आय बराबर होगी तो होती होती है, सीमांत आय ऋणात्मक होगी। तो 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सीमांत आय शून्य होती है तब। उसके बाद है किस बाजार संरचना में एक फर्म के लिए औसत आगाम वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है। तो 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा एकाधिकार में, एक फर्म के लिए पूछ रहा है तो एकाधिकार हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद है मांग वक्र का आकार क्या होगा जब कुल आगाम वक्र का शिक्षित रेखा हो। तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आयताकार परवलयीय। उसके बाद है मांग वक्र का आकार क्या होगा ताकि कुल आगाम वक्र मूल बिंदु से होकर गुजरे हुई धनात्मक ढाल की एक सरल रेखा हो। तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी मात्रा अक्ष के समांतर। उसके बाद है नीचे दिए गए फर्म में सीमांत आगाम अनुसूची के से वस्तु की 6 इकाई, मतलब पूछ रहे सीमांत आगाम मतलब एक अतिरिक्त इकाई, कहाँ 6 इकाई के उत्पादन से कुल 6 इकाई पर पूछ रहा है, 6 इकाई पर आपका पूछ रहा है सीमांत आगाम क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, जो सीमांत आगाम पूछ रहा है कुल सीमांत आगाम, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जोड़ देना है। क्या करना है, सभी को जोड़ देना है। 10 8 18 और 6 24 और 4 28 और 2 30 और 0 क्या हो जाएगा, 0 30 और 0 30 होगा ना भाई। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको रोज 3 से 4 वीडियो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिसका कम से कम ज्यादा से ज्यादा 3 ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है। इसलिए उस वीडियो को हम टेलीग्राम ग्रुप में फॉरवर्ड करते हैं, आप लोग वहां से जाकर के ज्वाइन कर लेंगे। एग्जैक्ट रिलेटेड जानकारियां भी वहां से दी जाती है, साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको वहां से प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर के ज्वाइन कर लेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही बच्चों।